आपने जो पढ़ा है उसमें यूनिफॉर्म रोलिंग मोशन पढ़ा था। यूनिफॉर्म रोलिंग मोशन में फ्रिक्शन नहीं लगता, ठीक है। यूनिफॉर्म रोलिंग मोशन में फ्रिक्शन नहीं लगता, उसमें वी भी कांस्टेंट रहता है और उस केस में ओमेगा भी क्या रहता है, कांस्टेंट, और बॉडी आगे जाती रहती है, फ्रिक्शन नहीं लगता। और बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहता है, रेस्ट में, यानी कि वी इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, ठीक है। वी भी कांस्टेंट और ओमेगा भी क्या होता है इसमें, कांस्टेंट, और वी इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रहता है। वो था रोलिंग, यूनिफॉर्म रोलिंग मोशन, ठीक है। अब बढ़े रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में। आपने वो टायर वाला केस तो देख लिया था। अगर मान लो, दिखाया था सर ने, टायर को अगर उसके ऊपर फोर्स लगाएं, ये बताया नहीं, बताया था। इस केस में ये मान लो कि अगर आपने टायर को हॉरिजॉन्टल रख रखा है, मान लो कि टायर की जो मास है वो मान लो 15 kg है, टायर का मास कितना है, 15 kg। तो उस केस में मान लो कि इस केस में टायर का मास जो था वो था 15 kg, रेडियस मान लो इसकी 2 मीटर है। तो इस केस में म्यू की वैल्यू, अगर जो रोड का जो म्यू होता है वो 1 के इक्वल होता है, मैक्सिमम होता है, म्यू की वैल्यू 1 होती है वहाँ पे। तो इस केस में mg की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 150, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 150। तो इस केस में अगर टायर हॉरिजॉन्टल रखा होगा तो एफ मैक्स की वैल्यू क्या आएगी इसमें, म्यू एस इंटू में एन, तो 1 इंटू में क्या आ जाएगा, 150, तो यानी कि 150 न्यूटन, इतना मैक्सिमम फोर्स लगता है उसमें। अगर हॉरिजॉन्टल रखा होगा तो आपको उसको चलाने के लिए इससे ज़्यादा ही फोर्स लगाना पड़ेगा, 150 के इक्वल, ठीक है। अगर आपने उसको वर्टिकल रख दिया तो उस केस में इतने फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे अब तक जितना आपने पढ़ा कि इस केस में एफ मैक्स से ज़्यादा फोर्स लगाने पे ही ब्लॉक चलता है, यहाँ पे आके वो रूल क्या हो जाता है, फिर रेगुलर बॉडी जैसे रिंग हो गया, डिस्क, होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर, रेगुलर बॉडीज हैं, इसके केस में वो जो रूल आपने पढ़ा है कि एफ मैक्स से ज़्यादा फोर्स लगाने पे ही बॉडी चलेगी, वहाँ यहाँ पे वो रूल क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। उससे कम फोर्स लगाने पे भी बॉडी चल सकती है। रेगुलर बॉडी अगर कहीं पे वर्ड आ जाए तो उसका मतलब रिंग होगा या फिर डिस्क, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ये सारी क्या है, रेगुलर बॉडीज़ हैं। अगर आपने टायर को क्या कर दिया, वर्टिकल ऐसे खड़ा कर दिया, तो उस केस में 150 से कम फोर्स लगाने में भी वो चल पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन ये। अगर मान लो वर्टिकल है तो उस केस में अगर आप इसके ऊपर f की वैल्यू 150 से कम लगाने में भी ये चल पड़ेगा, तो ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन ये मेरा। तो और व्हील, अगर मान लो ये बोल दिया टायर है, व्हील है, तो वो क्या होगी, डिस्क। तो ये डिस्क है एक प्रकार से, डिस्क के ऊपर मैक्सिमम फोर्स एफ मैक्स की वैल्यू कितनी है, 150। तो इस पे f की वैल्यू मैं अगर मान लो 60 भी लगा दूंगी तो ये ब्लॉक क्या होगा, चल पड़ेगा। तो इस केस में ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे आके वो रूल फेल क्यों होता है। टॉर्क तो लगेगा नहीं, सेंटर पे लग रहा है फोर्स, टॉर्क नहीं लगेगा यहाँ पे, f की वैल्यू सेंटर पे है नहीं, वो फिर केस अलग है। f की वैल्यू सेंटर पे लग रही है, ये जो 16 न्यूटन है सेंटर पे, ये टॉर्क नहीं लगेगा इसकी वजह से, सेंटर पे लग रहा है, अप्लाइड फोर्स सेंटर पे है। ज्यादा पार्टिकल थे पहले कांटेक्ट में, अब कम है, तो एफ मैक्स की वैल्यू तो वही है, उससे क्या फर्क पड़ता है, पार्टिकल कम होंगे तो फिर फ्रिक्शन कम नहीं होगा। देखो इसमें यहाँ पे रेगुलर बॉडीज के केस में, ब्लॉक के केस में क्या था, वो जो रूल है वो ब्लॉक के केस में है, रेगुलर बॉडीज के केस में वो रूल फेल हो जाता है। यहाँ पे तो क्या था, मान लो ये 15 kg का है और म्यू की वैल्यू बननी है, तो एफ मैक्स की वैल्यू इसमें भी कितनी आ जाएगी, 150। तो 150 से ज़्यादा अगर फोर्स लगाओगे तो ही ये ब्लॉक चलेगा। यहाँ पे जो फ्रिक्शन का मतलब होता है रोलिंग मोशन को सपोर्ट करना, यानी कि उसका मकसद होता है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहे, इसमें रेस्ट में रहे। इसमें भी वो रेस्ट में रखना चाहता था बॉटम मोस्ट पॉइंट को, बट अगर ब्लॉक के केस में बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में है तो ऐसा हो नहीं सकता कि ब्लॉक चले। बट रेगुलर बॉडीज के केस में हो सकता है बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रहे और बॉडी आगे चलती रहे। ब्लॉक के केस में ऐसा नहीं हो सकता। फ्रिक्शन का मकसद ही ये होता है कि यहाँ पे भी बॉटम मोस्ट पॉइंट को रेस्ट में रखना था और यहाँ पे भी क्या था, बॉटम मोस्ट पॉइंट को रेस्ट में रखना। बट ब्लॉक के केस में बॉटम मोस्ट पॉइंट अगर पूरा रेस्ट में है तो ये हो नहीं सकता कि बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में और ब्लॉक चलता रहेगा। तो इसलिए आपको इसको चलाने के लिए, ब्लॉक को चलाने के लिए तो क्या करना पड़ता है, एफ मैक्स से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। बट अगर रेगुलर बॉडीज है, डिस्क मान लो, तो इस केस में एफ मैक्स से ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही फोर्स लगता है यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स,
कि वो क्या हो, बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहे इस केस में, रेस्ट में रहे। अगर डिस्क है तो अप्लाइड फोर्स की जो वैल्यू है मान लो 60 है, तो फ्रिक्शन जो लगता है अप्लाइड फोर्स का 1/3 लगता है। फ्रिक्शन क्या लगता है, अप्लाइड फोर्स का 1/3। तो अगर अप्लाइड यहाँ पे 60 है तो अप्लाइड फोर्स का 1/3 कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 20 न्यूटन। अब फ्रिक्शन फोर्स अगर 20 से कम ज़्यादा लगेगा तो ये रोलिंग मोशन नहीं हो पाएगी। इसे अब जो रोल होगी रोलिंग मोशन, ये एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन होगी। इसमें अल्फा भी बढ़ेगा, वेलोसिटी भी क्या होगी इसकी, बढ़ेगी। एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन में बॉटम मोस्ट पॉइंट तो रेस्ट में रहता ही है, v = r ओमेगा तो होता ही है, बट a = r अल्फा भी होता है। बॉटम मोस्ट पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन में 0 होता है। अगर रोलिंग फ्रिक्शन इस केस में एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन में क्या होता है, v = r ओमेगा तो रहेगा ही रहेगा बॉटम मोस्ट पॉइंट का, बट a = r अल्फा भी रहता है। नेट वेलोसिटी तो 0 होगी ही होगी, बट साथ में नेट एक्सेलरेशन भी 0 होता है, और वेलोसिटी भी बढ़ती है और ओमेगा भी बढ़ता है इसमें। ठीक है, वेलोसिटी भी क्या होती है इसमें, बढ़ती है, और ओमेगा भी क्या होता है, बढ़ता है। और बॉटम मोस्ट पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। उस मोशन को बोलते हैं एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन। और इस टाइम एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन में जो फ्रिक्शन लगता है उस फ्रिक्शन को बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। इस फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। अगर बॉडी एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन है तो उस केस में जो फ्रिक्शन लगता है उस टाइम पे, उस फ्रिक्शन को बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 20 न्यूटन। ठीक है, अगर रेगुलर बॉडीज का केस आ जाए तो फ्रिक्शन जो है सपोर्ट करता है रोलिंग मोशन को। फ्रिक्शन क्या करता है, रोलिंग मोशन को सपोर्ट करता है। उतना ही लगेगा जितना कि बॉटम मोस्ट पॉइंट को रेस्ट में रखने की ज़रूरत है। तो डिस्क के केस में F/3 ही लगता है। F/3 अगर लगेगा यानी कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू F/3 के इक्वल आती है। F क्या होता है यहाँ पे, अप्लाइड फोर्स। F क्या होगा, अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स का 1/3 लगाओगे तो ही बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रख सकता है। अगर इससे कम ज़्यादा लगाओगे तो बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में नहीं रहेगा। इसको मैं प्रूव भी कर सकती हूँ कि 1/3 ही 1/3 टाइम्स ही क्यों लगता है अप्लाइड फोर्स का। हमेशा F/3 लगेगा। हाँ, डिस्क के केस में F/3 लगेगा। अगर हम 1 न्यूटन का फोर्स लगाए तो भी पड़ेगी। क्या कह रहे हो, आप 1 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो उस केस में फ्रिक्शन 1/3 लग जाएगा, बॉडी चल पड़ेगी। अप्लाइड फोर्स का 1/3 लगेगा। Fx max मैटर करेगा, क्यों, मैं आगे बताऊंगी। Fx max भी मैटर करेगा। अगर मान लो Fx max की वैल्यू है ही 10 न्यूटन, Fx max की वैल्यू क्या है ही 10 न्यूटन, तो 20 कहाँ से लग जाएगा लगने के लिए। अगर 20 यहाँ पे 20 की ज़रूरत है तो 20 होना भी चाहिए Fs max। अगर 20 से कम ही हुआ तो उस केस में यहाँ पे लगेगा, फिर वो कम वाला ही लगेगा, फिर एक्सेलरेटर यानी कि रोलिंग मोशन हो ही नहीं पाएगी। बॉटम मोस्ट पॉइंट उस केस में रेस्ट में रह ही नहीं पाएगा। अब F की वैल्यू 20 से कम ज़्यादा करके देख लो। अब यहाँ पे 20 की जगह 20 ना पुट के 10 पुट कर लो, 30 पुट कर लो, 50 पुट कर लो, 60 पुट कर लो, तो उस केस में आप निकाल के देखोगे तो बॉटम मोस्ट पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है वो 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ आएगा। तो वो एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन, यूनिफॉर्म रोलिंग मोशन नहीं होगी फिर उस केस में। अगर 20 लगेगा तो ही बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रहेगा। इसमें निकाल भी सकते हैं कि कितना F/3 ही क्यों आया, F/3 ही आएगा तो ही बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहेगा, रेस्ट में। तो पहली बात ये याद रखनी है कि अगर रेगुलर बॉडी है और रेगुलर बॉडी में भी डिस्क है तो उस केस में अप्लाइड फोर्स अगर F का है तो फ्रिक्शन क्या लगेगा, F/3 लगेगा, तभी बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रह सकता है उसमें, रेस्ट में, और ये रोलिंग मोशन होगी, और वो एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन होगी। और जो F/3 लगता है उस फोर्स को बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। अगर रोलिंग मोशन हो रही है तब जो फ्रिक्शन लगता है उस फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, रोलिंग मोशन, रोलिंग फ्रिक्शन। क्या कह रहे हो, हाँ, अगर यूनिफॉर्म अगर उसको रोलिंग मोशन करवानी है तो उस बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रखना है तो लगेगा ही लगेगा। तो उस केस में फॉरवर्ड स्लीपिंग और बैकवर्ड स्लीपिंग में, तो उस केस में एक्सेलरेशन पीछे हो गया नेट या फिर आगे होगा, फिर उस केस में बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रहेगा, रबिंग होगी, फिर उस केस में बॉटम मोस्ट पॉइंट का भी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। फ्रिक्शन तो लगेगा, अगर फ्रिक्शन आपकी वैल्यू दे रखी है तो लगेगा उस केस में। आपने पहले जो पढ़ा था उसमें अप्लाइड फोर्स ही नहीं लग रहा था, रोलिंग यूनिफॉर्म रोलिंग मोशन पढ़ा था। यूनिफॉर्म रोलिंग मोशन में आपने फोर्स ही नहीं लगाया था, किसी भी क्वेश्चन में फोर्स लगाया ही नहीं था, तो फोर्स नहीं लगाया था तो फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा उसमें। जो पढ़ा था यूनिफॉर्म रोलिंग मोशन में हम फोर्स ही नहीं लगाते, और वहाँ पे फोर्स नहीं लगाओगे तो फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा। अगर एफ की वैल्यू ही नहीं लगा रखी तो फ्रिक्शन कहाँ से लग जाएगा, नहीं, और लगेगा वैसे 20 150 से ज़्यादा तो लग ही नहीं सकता।
आप अप्लाइड फोर्स 1000 करोगे तो 150 ही लगेगा, फिर रोलिंग मोशन होगी नहीं, फिर जितना है उतना ही लग जाएगा, क्योंकि 1000 है तो उसका 1/3 करोगे 1000/3, उतनी वैल्यू अगर नहीं है एफ एक्स मैक्स की तो उतना फिर नहीं लग सकता, लग ही नहीं सकता, तो कहाँ से आ जाएगा एक्स्ट्रा, तो फिर 150 ही लग जाएगा, फिर बॉटम मोस्ट पॉइंट का कुछ ना कुछ एक्सेलेरेशन आएगा। एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन में भी दिखाओगे, ये एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन में बॉटम मोस्ट पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन 0 होता है, और वेलोसिटी भी बढ़ेगी और v भी बढ़ेगा और ओमेगा भी बढ़ता है, यानी कि इस केस में कुछ इस तरीके से होता है कि बॉटम मोस्ट अप्लाइड फोर्स का फ्रिक्शन 1/3 लगता है, बॉटम मोस्ट पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन 0 होता है और नेट वेलोसिटी भी 0 होगी। अगर ये नहीं है कि नेट एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी 0 नहीं होगी। अगर यूनिफॉर्म इसमें एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन हो रही है तो v = r ओमेगा तो होगा ही होगा, बट साथ में a = r अल्फा भी होगा। ए की वैल्यू जो आर अल्फा के इक्वल आएगी, बॉटम मोस्ट पॉइंट का नेट वेलोसिटी तो 0 होगी ही होगी, साथ में नेट एक्सेलरेशन भी 0 होगा और वेलोसिटी भी बढ़ेगी और ओमेगा भी बढ़ेगा। उसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन। यूनिफॉर्म रोलिंग मोशन में वी भी कांस्टेंट था, ओमेगा भी कांस्टेंट था और बॉडी आगे की तरफ चल रही थी, फ्रिक्शन फोर्स लग ही नहीं रहा था, वो थी यूनिफॉर्म रोलिंग मोशन जो आपने पढ़ी है पहली क्लास में, ठीक है। तो पहले हमने जब फ्रिक्शन पढ़ा था गाड़ी वाले क्वेश्चन उसमें नहीं लगाया हमने कभी। वहाँ पे जो था ब्लॉक्स के ऊपर लगा रहे थे, ब्लॉक्स के केस में फ्रिक्शन की कहानी अलग है, फ्रिक्शन के केस में फ्रिक्शन की कहानी, रेगुलर बॉडीज के केस में फ्रिक्शन की कहानी अलग है, पर्सन के केस में फ्रिक्शन की कहानी अलग है, तीनों में अलग अलग है। अगर आप ब्लॉक की बात कर रहे हो तो उस केस में आपको वो थ्योरी समझनी पड़ेगी कि एफ एक्स मैक्स से ज़्यादा फोर्स लगाओगे तभी चल सकता है। यहाँ पे वो थ्योरी भूल जाओ कि एफ एक्स मैक्स से ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो ही ये डिस्क चलेगी। रेगुलर बॉडीज के केस में वो रूल फ्लॉप है, ठीक है, क्योंकि उस केस में भी बॉटम मोस्ट पॉइंट को रखने की, रेस्ट में रखने की कोशिश करेगा तो पूरी बॉडी ही नहीं चलती ब्लॉक के केस में। यहाँ पे बॉटम मोस्ट पॉइंट को रेस्ट में रख के भी बॉडी चल सकती है, ठीक है। जो अगर गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से चलती रहती है, एक टाइम पे स्पीड आप कम ज़्यादा नहीं कर रहे हो, वो होती है यूनिफॉर्म रोलिंग मोशन, और आप टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ा रहे हो, स्पीड तेज कर रहे हो और यूनिफॉर्म तरीके से तेज कर रहे हो, तो होगी एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन। उसमें भी बॉटम मोस्ट पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन 0 होता है, ठीक है। जब बिजली छोड़ते हैं किसी व्हील को तो एक छोटा सा सर्कुलर मोशन करते हैं, वो फ्रीली अगर छोड़ दो उस केस में भी विदाउट फोर्स लगाए भी रोलिंग मोशन हो सकते हैं, बट उस केस में आपको वेलोसिटी भी देनी पड़ेगी, उसको ओमेगा भी देना पड़ेगा। आप उसको घुमा के छोड़ दो, वी भी दे दो ओमेगा भी दे दो, तो उस केस में वो रोलिंग मोशन कर सकता है। और उस केस में ये होगा कि वी और ओमेगा कुछ इस तरीके से होंगे कि बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रहे और वी = r ओमेगा हो। वी भी कुछ इस तरीके से कम होगा, अगर रुक रही है तो वी भी कुछ इस तरीके से कम होता है और ओमेगा भी कुछ इस तरीके से। अगर स्मूथ सरफेस पे आपने वी भी दे दिया, मान लो उसको घुमा के छोड़ दिया, घुमा भी दिया, वेलोसिटी भी दे दी, ओमेगा भी दे दिया, तो वो रोलिंग मोशन करती रहेगी और v = r ओमेगा होगा उसमें, फिर उस केस में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है। किसी को कोई और पूछना है? एक क्वेश्चन करके दिखा दो। डिस्क दे रखी है आपको, म्यू की वैल्यू बननी है, मास 15 kg है, रेडियस 2 मीटर है, सेंटर पे 16 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। इसमें पहली बात बता दो टॉर्क कितना होगा, दूसरा इसमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बता दो, थर्ड इसमें अल्फा बता दो, टाउ बता दो, ए बता दो और अल्फा बता दो। और एफ एस मैक्स बता दो कितना लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, एफ आर। 4 बातें बतानी है, टॉर्क कितना होगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, अल्फा क्या होगा और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी।
कितना? 80, सेकंड 8/3 और थर्ड का 1 या 4 20 80 कैसे हो गया फर्स्ट का? 50 न्यूटन लगती है फ्रिक्शन F/3 60 का 1/3। 20 फ्रिक्शन लगाएंगे या ये जो फोर्स लगा फोर्स तो सेंटर पे लग रहा है, अगर सेंटर पे फोर्स लग रहा है उसकी वजह से कोई टॉर्क आता ही नहीं है, तो 60 न्यूटन की वजह से तो कोई टॉर्क आएगा ही नहीं। यहाँ पे टॉर्क हमेशा तभी आता है जब सेंटर से हटके फोर्स लगता है, तो 60 न्यूटन तो लग ही सेंटर पे रहा है, तो इसकी वजह से तो कोई टॉर्क आएगा ही नहीं। जो टॉर्क आएगा फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आएगा। डिस्क है, डिस्क है ये। इस क्वेश्चन में देखो टॉर्क जो लगेगा आर क्रॉस एफ, टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? आर क्रॉस एफ या फिर अल्फा, आई अल्फा भी कर सकते हो, पहले आपको अल्फा निकालना पड़ेगा। फिर इस केस में देखो टॉर्क जो है फ्रिक्शन फोर्स एफ एक्स मैक्स की, या फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें? 150। यहाँ पे एफ एस मैक्स की वैल्यू 150 है, इतना लग सकता है बट लगेगा नहीं। फ्रिक्शन फोर्स एक एडजस्टिंग फोर्स है, जितने की जरूरत होती है उतना ही लगता है। यहाँ पे जरूरत है 1/3 की, अप्लाइड फोर्स के 1/3 की, तो कितना लग जाएगा फ्रिक्शन? 20 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स कितना लग जाएगा? 20 न्यूटन, ताकि बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहे? रेस्ट में। तो एफ एस मैक्स की वैल्यू तो कितनी आएगी यहाँ पे? 20 न्यूटन। टॉर्क जो होगा टाउ इक्वल टू क्या होता है? आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। इस केस में टॉर्क इसकी वजह से 60 न्यूटन की वजह से कोई टॉर्क नहीं आएगा, क्योंकि ये सेंटर पे ही लग रहा है। तो टॉर्क किसकी वजह से आएगा? 20 न्यूटन की वजह से। तो आर की वैल्यू क्या है? रेडियस कितना है? 2 इंटू में आर की वैल्यू है 20, तो कितना आ जाएगा? 40 न्यूटन मीटर। टॉर्क कितना लगेगा? 40 न्यूटन मीटर। और किस सेंस में आएगा? इस सेंस में, ऐसे ऐसे घूमेगी व्हील क्लॉकवाइज। अब इसमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, नेट फोर्स कितना है? 60 माइनस 20, नेट फोर्स कितना है? 40। तो एक्स नेट फोर्स की वैल्यू जो है वो 40 न्यूटन है, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा 40 डिवाइड बाय में मास है 15, तो ये आ जाएगा आपकी एक्सेलरेशन 8/3। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का? 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अल्फा निकालना है, तो टाउ इक्वल टू क्या होता है? आई अल्फा। टाउ इक्वल टू होता है आई अल्फा। तो टॉर्क की वैल्यू है 40, आई की वैल्यू डिस्क है तो mr²/2, मास की वैल्यू 15 इंटू में आर की वैल्यू 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2, तो कितना आ जाएगा? 13 kg मीटर स्क्वायर। तो 30 इंटू में अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40 डिवाइड बाय में 30, यानी कि 4/3। तो इस केस में, दोनों ही केस में तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ गया? 4/3। अब ये क्या था? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है 8/3, ये कितना है? अल्फा। सेंटर ऑफ मास का तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब इस केस में कंडीशन क्या होती है? तो हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन वही हो जाएगा जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है, हर पॉइंट की वही वेलोसिटी हो जाती है उसी डायरेक्शन में। तो इस बॉटम मोस्ट पॉइंट की भी इस पॉइंट की भी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो जिस प्रकार दो वेलोसिटीज की, यानी कि जो वेलोसिटी आती है, एक तो क्या होती है बॉटम मोस्ट पॉइंट की v की वजह से, जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी उसकी वजह से आती है, एक क्या आती है ओमेगा की वजह से। तो यहाँ पे भी सेंटर जो बॉटम मोस्ट पॉइंट के है उसके दो एक्सेलरेशन होंगे, एक किसकी वजह से? सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन की वजह से, और एक अल्फा की वजह से। अल्फा की वजह से कितना आ जाएगा? r इंटू में अल्फा, r इंटू में अल्फा। ए इक्वल टू क्या होता है? आर अल्फा होता है, सर्कुलर मोशन में पढ़ाया गया था। ए इक्वल टू क्या होता है? आर अल्फा। तो यहाँ पे आर की ए इक्वल टू आर अल्फा, अल्फा की आर की वैल्यू है 2, अल्फा की वैल्यू कितनी है? 4/3, तो कितना आ जाएगा? 8/3। तो इस पॉइंट पे इधर हो जाएगा 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दो एक्सेलरेशन आए कि नहीं? रेडियन पर सेकेंड, ये रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट के दो एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन क्या है? 0। तो यानी कि ये क्या है?
यूनिफॉर्म रोलिंग मोशन है। अगर फ्रिक्शन आप 20 से कुछ और लगा के देख लो, बॉटम मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 आएगा ही नहीं। बॉटम मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 आएगा ही नहीं, कुछ ना कुछ आएगा। अगर 10 लगा के देखोगे तो भी एक्सेलरेशन क्या होगा, बॉटम मोस्ट पॉइंट का 0 नहीं होगा। 20 से ज़्यादा लगा के देखोगे तो भी बॉटम मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। तो 20 ही लगाना पड़ेगा अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 करना है तो। अगर क्वेश्चन में बोल ही दिया 20 नहीं लग रहा, 30 लग रहा है, तो क्या एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन होगी? नहीं होगी। उस केस में आप निकाल के देख लेना, बॉटम मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 नहीं है। अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 दे रखा है तो इसका मतलब ए की वैल्यू किसके इक्वल है? आर अल्फा के इक्वल। ए क्या होगा, यानी कि 2 वजह से एक्सेलरेशन आता है इसमें भी। रोलिंग मोशन, यूनिफॉर्म रोलिंग मोशन में 2 वजह से वेलोसिटी आ रही थी, एक सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की वजह से और एक ओमेगा की वजह से। तो सेम इसमें भी बॉटम मोस्ट पॉइंट के 2 एक्सेलरेशन होंगे, एक किसकी वजह से? सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन की वजह से और एक अल्फा की वजह से। समझ में आया इतना? एनी डाउट? तो तभी आता है जब सेंटर से हट के कोई फोर्स लग रहा हो। इस 60 की वजह से कोई टॉर्क नहीं आएगा। अगर एक रोड है, मान लो कि उस केस में सेंटर पे एफ का फोर्स लगा दिया तो ये घूमेगी नहीं, सीधा चलेगी बस। समझ में आ गया? अगर ऐसा है, फ्रिक्शन है, फोर्स सेंटर पे लगाया है और रोलिंग वो करते चलेगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी लगेगी उसके ऊपर। आप जो अब तक पीछे जो पढ़ा था यूनिफॉर्म रोलिंग, एफ फोर्स ही नहीं लगा रहे थे आप उसके ऊपर, वेलोसिटी दे के छोड़ रहे थे बस। समझ में आ गया? यूनिफॉर्म रोलिंग मोशन में फोर्स नहीं लग रहा था तो फ्रिक्शन भी नहीं लग रहा था वहाँ पे। अगर यूनिफॉर्म रोलिंग मोशन की बात हो रही होती तो फोर्स भी नहीं लगता, फोर्स नहीं लगेगा तो फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा। आप उसमें वेलोसिटी दे रहे थे और वेलोसिटी जो है वो क्या रह रही थी? कांस्टेंट। और उस वी कुछ इस तरह के थे, वहाँ पे ओमेगा भी आ रहा था, बॉडी घूम भी रही थी और चल भी रही थी, और वी और ओमेगा कुछ इस तरीके से कांस्टेंट थे कि वी इक्वल टू आर ओमेगा हो रहा था। बट यहाँ पे फोर्स लगा दिया तो फ्रिक्शन लगेगा, रफनेस दे रखी है तो बॉडी चलेगी और आगे की तरफ चले भी। एक्सेलेरेशन, लीनियर एक्सेलेरेशन भी होगा और एंगुलर एक्सेलेरेशन भी होगा, 2 एक्सेलेरेशन होंगे यहाँ पे। वो केस और ये केस अलग है। वो यूनिफॉर्म, वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लगता, यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रखना है तो। अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रखना है तो डिस्क के केस में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू F/3 ही लगेगी तो ही बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रह सकता है, वरना नहीं रहेगा। आप 10 करके देख लो, फिर एक्सेलरेशन निकाल लो, वो 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, चाहे वो फॉरवर्ड में आए चाहे बैकवर्ड में। आप इससे ज़्यादा करके देख लो फिर भी एक्सेलरेशन आएगा। 20 से वैल्यू कुछ भी रख के देख लो 150 तक, तो एक्सेलरेशन, बॉटम मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 नहीं आएगा। फिर वो एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन नहीं होगी, कोई और ही मोशन होगी। और फिर उस केस में V इक्वल टू आर ओमेगा भी नहीं होगी, यूनिफॉर्म रोलिंग मोशन भी नहीं होगी वो। समझ में आ गया? यानी कि रोलिंग मोशन भी, यूनिफॉर्म रोलिंग मोशन भी होती है, रिटार्डेड रोलिंग मोशन भी होती है और एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन भी होती है। पेपर में आप में 2 ही पूछता है, एक्सेलरेटेड और यूनिफॉर्म। किसी को और पूछना है यहाँ तक? एनी डाउट? बाकी कल करेंगे।